नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। चाय आ गई है और शाम के 5 बज गए हैं। चाय का प्याला भर लीजिए, लेकिन उससे पहले चाय वाली हालत किस किस की है वो पूछ लेते हैं। भाई गर्मी तो बहुत ज्यादा है, बट गर्मी में भी हम चाय नहीं छोड़ते। चाय के तो हम फॉर एवर साथी हैं। कितने कप चाय पीते हो आप दिन के? 2। आप कितने पीती हैं? मैं भी 2 से 3। 2 से 3। 2 से 3। श्वेता एक कप। 2, एक सुबह एक शाम। अब पता चल गया, गर्मी हो या सर्दी हम हैं चाय वाले। तो गर्मी का हाल आगे बताएंगे आपको। बिल्कुल, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शगुफ्ता से हम आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है गर्मी को लेकर, क्योंकि उसी पर आज हम मेनली बात करने वाले हैं। कहाँ होगी बारिश, मिजाज किस तरह के देश का रहने वाला है, ये तमाम बातें तो होंगी, लेकिन साथ ही साथ गर्मी की तपिश से कैसे खुद को बचा कर रखे। एसी कूलर में हवा ले रहे हैं तो क्या सावधानी बरते, अपनी फोर व्हीलर का कैसे आप ध्यान रखें, ये तमाम बातें यहाँ पर होंगी। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक बात बता दूं कि चाय पर चर्चा शुरू होने से पहले ये जो लड़कियां चर्चा करती हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट चाय पर चर्चा। एक सवाल पूछ लूं? हाँ पूछो। मैं टॉस करना चाहती हूँ। क्या? हमें मैसेज किसी को भी आप कर सकते हैं। हाँ। साबूदाना मोमोज कैसे बनते हैं? अरे ये इधर कैमरा इधर। साबूदाना मोमोज के अंदर फिलिंग होनी चाहिए स्पिनच, कॉर्न एंड चीज। एक बार ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी फीलिंग थी। लेकिन इसके अलावा खबरें बहुत सारी हैं। 4 धाम यात्रा की बात होगी, हेल्थ डिपार्टमेंट कितना तैयार है, कैसी सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं, तफसील से आपको समझाएंगे और बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। धार्मिक और सांस्कृतिक तस्वीरों के साथ औद्योगिक मेले में भी आपको लिए चलेंगे। दिल्ली के इंडिया एक्सपो मार्च में आपको लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। एमपी के नीमच में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर शौर्य और पराक्रम की शानदार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको हम चढ़ते पारे और तपते सूरज के बीच मौसम की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ देश भर में गर्मी जोरदार है और पारा 40 के पार है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में बरखा बहार है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक के किनारे सैलानियों की इन दिनों बहार आई हुई है। शिकारा राइड से लेकर लोग हसीन वादियों के बीच मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हिमाचल के चंबा में ऊंचाई वाले इलाकों में चोटियों पर सफेद बर्फ जमी हुई है और इसी के साथ मैदानी इलाकों में भले ही सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन चोटियों पर जमी बर्फ किसी उम्मीद की तरह सुकून के पलों को याद भी दिला रही है। अब देखिए, तीसरी तस्वीर भी राहत का पैगाम लेकर आई है। शिमला, कुल्लू समेत देश के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाएं, बारिश के बाद सूरज के तेवर कुछ कम हुए हैं। यानी कुल मिला के चुपती जलती गर्मी का मौसम आ गया है। अप्रैल का महीना मई जून वाली गर्मी का एहसास करा रहा है। सूरज की तपिश लोगों का हाल बेहाल कर रही है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक हीट वेव चल रही है। लेकिन इस गर्मी के बीच में एक राहत की खबर भी आई है। मौसम का मूड जल्द बदलने वाला है। 18 अप्रैल के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। देश के आधे भाग पर तो गर्मी अपना सितम ढा रही है। घर, दुकानों में कूलर, एसी और पंखे सब फुल स्पीड में चलाए जा रहे हैं। ताकि हवा का झोंका तपिश से राहत दे पाए। तो वहीं अभी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीच बीच में बारिश की फुहारें गर्मी को फुल मोड में आने नहीं दे रही। फिलहाल तो अप्रैल के महीने में चटक धूप और गर्म हवाओं से हर कोई हलकान है। खासतौर से पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के साथ गुजरात के कुछ इलाके भी इन दिनों हीट वेव की चपेट में हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है उसके लिए आज और कल के लिए रेड कलर की वार्निंग इशू की गई, क्योंकि वहां पर रात्रिक तापमान भी नॉर्मल से ज़्यादा रह सकते हैं और सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी बन सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गुजरात की, तो अगले 2 दिनों के दौरान हीट वेव की आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव रिकॉर्ड हो सकती है। आज और कल के लिए 2 दिन के लिए वहाँ पर येलो वार्निंग इशू की गई है। इसके अतिरिक्त कहीं भी हीट वेव जैसी सिचुएशन बनने की संभावना अगले 5 से 7 दिनों के दौरान कम है, नहीं दिख रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव कंडीशन और चौथे दिन में कुछ एक स्थानों पर हीट वेव कंडीशन हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी 2 दिनों के लिए हीट वेव कंडीशंस कई स्थानों पर, और उसके बाद के 2 दिनों में यानी कि 18 तारीख 19 तारीख को 1 का 2 स्थानों पर हीट वेव कंडीशंस बन सकती है।
दिल्ली और आसपास भी गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। हालांकि हीट वेव जैसी कंडीशन फिलहाल यहाँ नहीं बन रही। दिल्ली में तापमान जो है वो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान रह सकता है, लेकिन इसकी हीट वेव जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। इसके साथ साथ दिल्ली में अगले 18-19 तारीख को तेज हवाएं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और ठंडी डेवलपमेंट भी हो सकता है, लेकिन कुछ खास बारिश के आसार नहीं है। ड्रिजल जैसी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो गर्मी के तेवर 18 से 19 अप्रैल को कुछ ठंडे जरूर नजर आ सकते हैं। खास तौर से उत्तर पश्चिम भारत को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिससे पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश की संभावना बढ़ेगी। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। तो इसकी वजह से जो हमारा पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ पर बारिश और की घटनाएं वो बढ़ेंगी। 18 और 19 तारीख को पीक इंटेंसिटी रहने वाली है बारिश से संबंधित। इसके लिए थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड, हेल यानी वज्रपात की चेतावनी जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए जारी की गई है। वहीं भारी वर्षा चेतावनी भी जम्मू कश्मीर के लिए और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों के लिए जारी की गई है 18-19 तारीख को। इसके साथ साथ इन दिनों में जो आसपास के मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड की घटना देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिणी भारत के लिए भी कुछ जगहों पर तेज हवा तो कई जगह आंधी आने की संभावना जताई है। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो वहां पर अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी गस्टी विंड के साथ में जारी रह सकती हैं, जहां पर तेज गति से हवाएं चल सकती हैं। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां पर मुख्य रूप से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड की घटनाएं रह सकती हैं। साथ ही यूपी के मौसम का मिजाज भी बदलने की संभावना जताई गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के भी आसार हैं। फिलहाल अप्रैल के तीसरे हफ्ते में देश में एक बार फिर मौसम यू टर्न ले रहा है। कहीं लू तो कहीं बेमौसम बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं, जिससे अगले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों के मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गर्मी के मौसम में खुद को एनर्जेटिक आप कैसे बनाए रखें, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खास टिप्स हम आपको दे देते हैं जिससे अपनाकर यकीन मानिए कि आपको गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी। धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखिए। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में धूप में जाने से बचें और अगर बाहर जाना ही पड़े तो शरीर को कवर करके निकलें। कैप, सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्मी में ठोस आहार की बजाय तरल पदार्थ लेना ज़रूरी है। ठंडा पानी, नींबू शिकंजी, शरबत, कैरी का पन्ना, फलों का रस, छाछ, लस्सी ये आप ले सकते हैं। अच्छी खासी मात्रा में आपको लेना चाहिए। इससे आपके शरीर में तरावट रहेगी और एनर्जी लेवल भी बना रहेगा। हल्के रंग के कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। हल्के रंग आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। इनमें कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप जैसे पतले और हल्के कपड़े आपको पहनने चाहिए। हल्का, ताज़ा और जल्दी पचने वाला भोजन आपको करना चाहिए। भूख लगे तो हल्का खाना ही खाएं, कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। तरबूज, आम, संतरा, अंगूर, खरबूजा जैसे रसीले फल भी आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे समय में खास करके हल्की डाइट आपको लेनी चाहिए। केवल हल्की डाइट ही नहीं बल्कि गर्मियों में ज्यादा शारीरिक श्रम की जगह हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें। गर्म मौसम में हेवी एक्सरसाइज करने से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मेटाबॉलिज्म भी आपका प्रभावित होता है। मगर ध्यान रहे कि आसन, ध्यान, व्यायाम और हल्की फुल्की सैर से शरीर को चुस्त रखा जा सकता है। साथ ही गर्मियों में आपको बता दें नींद पर्याप्त मात्रा में और गहरी नहीं आती। इससे थकान बनी रहती है जो कि गैर जरूरी चिड़चिड़ाहट यानी कि आपको इरिटेशन पैदा करती है। इसलिए जब भी आराम की जरूरत हो काम छोड़कर आराम करें। और याद रखें कि जब भी गर्मी में घर से बाहर निकले पानी पीकर जरूर जाएं। घर आने के बाद खुद को तरोताजा रखने के लिए अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं या आइस क्यूब से मसाज करें।
याद रहेंगे इतने सारे टिप्स जो दोनों ने बताए हैं। देखिए, इनमें से कुछ भी कर लेंगे तो आपको जो भी दिक्कत हो रही है वो आपको परेशान नहीं करेगी। गर्मी यानी सेहत के लिए खतरा, ऐसे में जरा सावधानी हटी यानी दुर्घटना घटी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत होती है करवट बदलता मौसम। पारा लुढ़का तो कोल्ड और फ्लू ने जकड़ लिया। डॉक्टर से जानें कि कैसे इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का आप अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। जुकाम के जो मेन लक्षण होते हैं वो है नाक बंद होना, नाक बहना, छींके आना या नाक में क्रस्टिंग हो जाना। हमें पहले तो ये पहचानना है कि जो नाक में जुकाम हो रहा है उसके साथ क्या लक्षण है। बिकॉज अगर बुखार है तो इट मीन्स इन्फेक्शन है, अगर छींके हैं तो इट मीन्स एलर्जी है, या फिर सिर्फ आपको बार बार नाक बंद या नाक बह रहा है तो एक कंडीशन होती है वेजोमोटर राइनाइटिस, वो हो सकती है। तो एक जनरल प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं वो ये कि अगर आप एक सडन कोल्ड टेम्परेचर से, जैसे एसी वाले एनवायरनमेंट से बाहर जाएं, तो आप धीरे धीरे पहले टेम्परेचर चेंजेस को करें, क्योंकि एकदम से ठंडे से गर्मी में जाने में आपको ये लक्षण बढ़ सकते हैं। पहला चीज़ आपको एसी बंद कर देना है अगर आप पॉसिबल है, और अगर सेंट्रलाइज में है तो एक ऐसी जगह चले जाएं जहां एसी कम हो और फिर उसके बाद बाहर जाएं। देन आप इसके अलावा आपको जैसे ही पता लगे कि बुखार हो गया है तो डॉक्टर से मिले, एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर छींकों की एलर्जी है तो फिर आपको एंटी एलर्जिक गोली या नेज़ल स्प्रेज दिए जाएंगे, और वेजोमोटर राइनाइटिस है तो भी आपको एंटी एलर्जिक या नेज़ल स्प्रे दिए जाएंगे। कि आप एसी का फ़िल्टर रेगुलर क्लीन करें, और ऐसे ही कूलर के जो चिक्स होते हैं, मैट्स होते हैं, उनको भी रेगुलरली क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर जो एलर्जेंस और धूल मिट्टी है वो बराबर निकल जाएं। दूसरा, आप इनसे जैसे एसी वाले उससे ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है तो आप स्टीम इनहेलेशन या घर में ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं। और अगर आपको कूलर है तो आप ये ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, और अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है तो आपको बीच बीच में कूलर को बंद या बिना पानी के भी कूलर चलाने का ऑप्शन आप रख सकते हैं। रेस्ट पानी रेगुलरली बदलना चाहिए कूलर का। तो उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है, सूरज की तपिश तेज हो रही है और ऐसे में गाड़ियों पर आफत मंडरा रही है। अक्सर ज्यादा गर्मी से गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं, जिससे जान का खतरा भी अब बना रहता है। जी हाँ, इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट यहाँ सलाह दे रहे हैं कि कैसे आप अपनी गाड़ी को भीषण गर्मी में भी सुरक्षित रख सकते हैं, किन बातों का आपको जरूर से ख्याल रखना है, ये सब कुछ जानिए यहाँ। सर, सवाल ही ये होता है, गर्मी आ रही है, लोग अपना तो बचाव कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों का बचाव कैसा किया जाए, क्योंकि बहुत सी खबरें लगातार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि खड़ी हुई है गाड़ी और अपने आप आग लग गई है। देखिए, सबसे पहले तो जब गर्मी शुरू होती है, आई वुड से फरवरी मार्च से, उस वक्त अपनी गाड़ियों को अपनी सर्विस करानी शुरू कीजिए, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर एयर कंडीशनिंग, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर टेम्परेचर आर एक्सट्रीम और हर एक इंसान मांगता है कि मैं बैठते के साथ ही मैं एयर कंडीशनिंग हमारी एकदम हमको ठंडी हवा मिलनी चाहिए। और वो तब मिलेगी जब आपका एयर कंडीशन सर्विस हुआ होगा, एंड उसकी प्रॉपर जो सर्विसिंग के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, दैट हैज़ टू बी डन। द मेजर जॉब इन दैट इज़ कंडेंसर, एक आगे जो होता है गाड़ी के यहाँ पे, और एक कूलिंग कॉइल होती है डैशबोर्ड के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा गंदी तो कंडेंसर होता है, क्योंकि इसके अंदर मच्छर, मक्खियाँ और दुनिया भर का गंद दैट इज़ राइट इन फ्रंट, और वो उसी में फंस जाते हैं। सो विद द रिजल्ट ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ द सरफेस एरिया वो कवर हो जाता है विद ऑल दिस, और एफिशिएंसी एयर कंडीशनिंग की कम हो जाती है। तो आप भी वैसे नोटिस करेंगे जब भी कि कभी एयर कंडीशनिंग की सर्विस कराएं तो उसके एकदम उसका धूल जो निकल जाती है, फिर उसका एकदम रिएक्शन आपको मिलेगा, तो बहुत बढ़िया एयर कंडीशनिंग हो जाए। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। देखिए, आग लगने की 2-3 वजह होती हैं। एक तो है बैड मेंटेनेंस। बैड मेंटेनेंस का मतलब यह है कि आप सर्विसिंग के लिए केयरलेस होते हैं, गाड़ी की सर्विस। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग इस वक्त, मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ी की सर्विस। अब इसके अंदर पाइप्स हैं, अब रबर पाइप्स हैं, दीज आर ऑल अंडर प्रेशर। ये सब जो पाइप हैं, ये ऐसी पाइपें हैं, इधर ये रबड़ की पाइप जा रही है, दे आर ऑल अंडर प्रेशर। और उसके ऊपर से कहीं थोड़ा मैल फंक्शन हो और कोई लीकेजेस डीजल की हो जाए या पेट्रोल की हो जाए, तो दैट इज़ अ शॉर्ट वे टू कैच फायर। हमारी बैटरीज हैं,
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब गाड़ी को आग लग जाए उसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आपके को कुछ मिले ही ना। अब जो कुछ नहीं मिला आपको तो इसका मतलब है द फायर नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स। अब आप टेलीफोन या अपने मोबाइल फ़ोन्स की जब देखते हैं बैटरीज फूल जाती हैं या उसमें आग लग जाती है, और या न्यूज़ पढ़ते हैं कि उसके अंदर आग लगी मोबाइल फ़ोन में, दैट इज़ द सेम फिलोसफी इन बैटरी की मेंटेनेंस। आजकल मेंटेनेंस फ्री बैटरीज आ गई हैं और उसके अंदर चेकअप को करने का कोई तरीका नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए देखने के लिए कि बैटरी में प्रॉब्लम हो तो उसके जो केसिंग्स हैं वो फूलनी शुरू हो जाती हैं। सिमिलर टू मोबाइल फ़ोन की भी जब बैटरी फूलती है तो इसका मतलब दैट इज गोइंग टू कैच फायर। सिमिलरली विद दिस, अब जो आप टेक्निकल इंसान होगा वो बैटरी पे एक नज़र मारेगा, ही कैन डेफिनेटली नो कि ये इसमें अब आग लगने वाली है। ये नहीं बताएगा कि लगेगी, बट वो बताएगा कि लगने हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, नॉर्मली अब ये हो गया 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी ज़रूर सर्विस होनी चाहिए, और वो सर्विस स्टेशन के ऊपर होता है टू मेक श्योर कि ये ऐसी जो चीज़ें क्रिटिकल चीज़ें हैं उनकी साथ साथ मेंटेनेंस होती। बट ये जो ट्रॉमा हो जाता है, पैनिक हो जाता है कि मेरी गाड़ी में आग लग गई, वो नहीं होना चाहिए इंसान को। और थोड़ा सा कूल अपना दिमाग से उस वक्त सोचना चाहिए व्हाट इज़ द वे आउट, बिकॉज जो फायर आगे से शुरू हुई है इंजन से और अंदर तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 3-4 मिनट या 5 मिनट का टाइम लगता है, और वो 5 मिनट आपके लिए बहुत क्रिटिकल है टू गेट आउट। कि आपके जो सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं कर रही तो आप शीशा तोड़ो और उसमें से जंप करो बाहर। जैसे हमारा शरीर हर थोड़े थोड़े टाइम में मेंटेनेंस मांगता है, चीज़ें मांगता है, उसी तरीके से गाड़ी का भी मेंटेनेंस सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैटरी सही नहीं है, बैटरी फूल रही है तो तुरंत उसकी सर्विस करवाए, वरना सबसे ज़्यादा जब आग लगती है वो बैटरी पे ही लगती है और उसी के कारण पूरी गाड़ी जो है वो राख हो जाती है। इसलिए सर्विसिंग करना, एसी की सर्विस करना, अगर जुलाई में अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो तो 2 से 3 महीने पहले ही अगर उसकी सर्विसिंग करवा दी जाए तो बेहतर माना जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसी टिप्स जो हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि किस तरीके से आप अपना और अपनी गाड़ी का इस गर्मी में बचाव कर सकते हैं। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली। अच्छा, आजकल मैं सोचती हूँ कि गर्मियों में लोग शादी कैसे कर लेते हैं? एक तो खाना खराब हो जाता है जल्दी, हाँ, ऊपर से बेचारे इसीलिए शायद इसलिए ऐसा होता होगा कि डेस्टिनेशन वेडिंग ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और मे बी माउंटेन्स हिल्स की तरफ लोग रुक करते हैं, पहाड़ों। हाँ, ये अच्छा आइडिया वैसे, गुड आइडिया। लड़कियों के लिए बेचारी तैयार कैसे होंगी? तैयार कैसे नहीं होंगी? तैयार होने के बाद जो गर्मी में वो रहती हैं, और मेकअप का जो आपको टचअप लेना पड़ता है ना। वैसे एक जुगाड़ है इंदौर में, कुछ लोगों ने, बारातियों ने एक ऐसी बारात निकाली जहां पर टेंट लेके ही वो निकल गए हैं। और बढ़ते तापमान की वजह से चलते फिरते टेंट के साथ बारात निकली। दरअसल जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है वैसे लोग इससे राहत पाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, और इसी कड़ी में इस खास शादी में बारात को धूप से बचाने के लिए एक चलता फिरता टेंट, यानी कि बारात के साथ साथ चलने वाला टेंट का इस्तेमाल किया गया। इस टेंट की छांव में बाराती झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्मी जोरदार है। उधर राजस्थान के कई शहरों में पारा 42 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में इंसान खुद को लू और तपिश से महफूज रखने के लिए हर संभव प्रयास करते देखे जा सकते हैं, लेकिन पशु पक्षियों को भी इस भीषण गर्मी से बचाने की जरूरत है। ऐसे में गौशालाओं में कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। देखिए, तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी, महीना भले ही अप्रैल का है लेकिन तपिश मई और जून वाला एहसास करा रही है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई गर्मी से बेहाल है। राजस्थान के पाली में बढ़ते तापमान से भगवान और बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला मंडल की ओर से मंदिरों में ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। खास बात यह है कि 56 भोग में उन चीजों को शामिल किया गया है जो प्रभु को शीतलता का एहसास कराएं। पाली में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और हमारा मानना है कि ठाकुर जी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसीलिए हमने आज ठाकुर जी के गर्मी के हिसाब से लू उतारने का कार्य, पानी के छींटे देने का कार्य
किया है। सभी महिला मंडल ने ये कार्य हमारे बहुत ही उत्साह के साथ में किया है। अब जरा पाली के ही गीता भवन में बनी गौशाला की तस्वीरें देखिए, जहां गौ माता को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाया गया है। साथ ही चारे के अलावा गायों के लिए ताजा ककड़ी और हरी सब्जियों की भी व्यवस्था की गई है। गर्मी का सीजन आने की वजह से गायों को हम नित्य प्रत ककड़ी, तरबूज, लौकी जैसी सब्जियां नित्य प्रत खिलाते हैं, जिससे गायों की शरीर में शीतलता रहे, ठंडक बनी रहे और गाय भी हष्ट-पुष्ट बनी रहें। पाली में पक्षियों को भी भीषण गर्मी से बचाने का भी इंतजाम किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ परिंदों के लिए परिंदा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पीने के लिए पानी रखा गया है। कुल मिलाकर भगवान से लेकर पशु पक्षियों तक हर किसी को इस तपती गर्मी में कूल वाला एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के मटका मैन से, जिन्होंने लोगों की प्यास बुझाना अपनी जीवन का मकसद बना लिया है। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो पानी की। अगर भीषण गर्मी में सड़क के किनारे ठंडा पानी मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तो दिखाते हैं आपको कहानी उस शख्स की जिसने दिल्ली की सड़कों के किनारे मटके लगाए हैं ताकि इस गर्मी में प्यास से बचने के लिए लोगों का गला तर हो सके। और मटका मैन के नाम से मशहूर इस शख्स की उम्र 76 साल है। आपको बता दें, मानवता की सेवा करने का जज्बा काबिले तारीफ है। शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। जी हाँ, राहत इंदौरी साहब का ये शेर है और ये शेर इस वक्त बहुत ही माकूल है। वो इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के गर्मी के मौजूदा हालात को राहत इंदौरी का ये शेर बखूबी बयां कर रहा है। पारा 40 डिग्री के आसपास है और गर्मी का आलम घर से ना निकलने की हिदायत दे रहा है। ऐसे में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा मजदूर, रिक्शे वाला, रेड़ी पटरी वाला या फिर दिन की दोपहरी में सांझ ढलने का इंतजार कर रहे गार्ड को अगर कोई गला तर करने के लिए पानी दे दे तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा। ऐसा ही एक फरिश्ता हमें दिल्ली के पंचशील पार्क में मिला, जिन्हें लोग मटका मैन के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, रिक्शा वाला और सभी लोग को देखा है। इसके पहले मैंने क्रिमेशन करते थे, सो वो क्रिमेशन में सारे कलाकार में जाते थे। सो वहाँ देखा मैंने किसी को पानी नहीं है, लोगों डेड बॉडीज लेके आते हैं और पानी चाहिए। सो तभी मैंने सोचा पानी में मैं कुछ सर्विस करना है। फ्रॉम देयर मैं शुरू किया। वहाँ से आपने शुरुआत की? शुरू फर्स्ट मटका ये यहाँ रखा था और वो आहिस्ते आहिस्ते से बढ़ गया। अब कितने साल हो गए हैं सर? 8 साल हो गए। 8 साल से, तो 8 साल से लोगों की ये पानी पिलाकर उनकी सर्विस करते हैं। और बाकायदा इन्होंने जैसा बताया, ये देखिए एक वैन बाकायदा इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टैप्स लगे हुए हैं और साथ ही प्लास्टिक नहीं स्टील के ग्लासेस जो है, ये देखिए इस तरह से स्टील के ग्लास जो हैं वो यहाँ पर हैं और इससे पानी आप, सर कैन यू प्लीज हेल्प, बस हाँ, तो इससे आप पानी निकालकर शुद्ध पानी आप पी सकते हैं। और ये सेवा मानवता की इस वक्त खास करके गर्मियों के दिनों में बहुत बड़ी सेवा है। अलग नटराजन अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहते हैं। वो कहते हैं कि ये घर 75% मटका मैन और उनके काम के लिए है और 25% में वो लोग रहते हैं। इस गाड़ी में सभी है, देखो मटका है और हम साइकिल पंप भी रखा है। साइकिल पंप को रिपेयर करना पड़ता है, वो सभी टूल बॉक्स सभी है यहाँ, फुल सिस्टम। तो आपने साइकिल पंप क्यों रखा है? वो भी गरीब लोगों शाम में उनका जरूरत पड़ता है। बिल्कुल, हम इस तरफ आते हैं। देखिए इसमें कई सारी बातें इन्होंने लिखी है। अगर मैं दूसरों के लिए नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, और अगर अब नहीं तो फिर कब। देखिए बहुत बड़ी बातें हैं।
If I am not for others, what am I? And if not now, then when? अगर आज हमने मदद नहीं की लोगों की तो आखिर हम कब करेंगे? और ऐसे ही कई सारी सेइंग्स हैं जो इन्होंने लिखी है बड़े बड़े लोगों की। देखिए लिखा है इन्होंने, गरीबी भगवान द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये आपके और मेरे द्वारा बनाई गई है। जब हमारे पास जो कुछ है उसे साझा नहीं करते हैं। यानी कि इनका खुद का भी मानना है, आप भी सर यही मानते हैं कि ये गरीबी जो है वाकई ये भगवान ने तो नहीं बनाई है, और हम मानवता के नाते, इंसान के नाते इंसानियत अपनी दिखाते हुए लोगों को शेयरिंग के भाव से चीजें दे, ना कि दान के भाव से। ये दान नहीं है, ये as you said sharing, the Hindi word is I don't know, but so humanity must share. You share what they've got without expecting anything in return. हम देना सब लोगों को, हमारे पास सब लोगों की ज़्यादा है, उस ज़्यादा में ग्रीड नहीं छोड़ता। ये सेल्फ फंडेड है, मुझे पैसा नहीं है, ज़रूरत है क्योंकि मेरा घर है, सभी है, माई कम्फर्ट्स आर फुलफिल्ड। सो जो मेरे पास है, मेरा पेंशन है, माई इन्वेस्टमेंट है, सभी इसमें 76 साल के अलग नटराजन ने दिल्ली के 16 स्पॉट्स पर मटका स्टैंड बनाया है, जिसे रिफिल करने वो अपनी ही बनाई गई वैन में जाते हैं। कितनी बड़ी राहत है ये बताइए। बहुत गर्मी में बहुत राहत है मैम, पानी से तो मतलब बहुत राहत मिलती है गर्मी में, खास करके जो बाइक पे जाने वाले लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे मटका मैन सर है, ये मैडम कई वर्षों से जो है इस तरह से सेवा करते हैं, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी इनको किसी भी एक भारत सरकार का जो भी एक प्राइज हो इन मटका मैन को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि हम जैसे लोगों को जो है पानी जो है मिल जाता है, कि हमारी प्यास बुझ जाती है। जीवन का एकमात्र रहस्य है बिना किसी शर्त के मनुष्य की सेवा करना। लियो टॉल्स्टॉय के ये वाक्य हैं, ये शब्द हैं। मुझे लगता है कि गर्मी की इस दोपहरी में आम जनमानस की, मानवता की इस तरह से सेवा करना, इससे बड़ा मिसाल और क्या हो सकता है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ श्वेता झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। भाई आप सबके लिए अच्छी खबर है, एक्सपो मार्ट चल रहा है, जाइए शॉपिंग कीजिए जाके। तो पूरी खबर डिटेल में तो बताइए। पूरी तो बताऊंगी। सांस्कृतिक मेले, मैंने कहा पहले भूमिका बांध दूं ताकि इनका मूड बन जाए। औद्योगिक मेले की बात कर रही हूँ, ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। रंग क्या है वो दिखाते हैं आपको। दरअसल 19 अप्रैल को इस फेयर का समापन होगा, जिसमें देश के युवा कारोबारियों को भी अपनी पहचान दिखाने का मौका मिलता है। अलग अलग तरह के यूनिक आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं। दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2025 की शुरुआत हो गई है। इसका नाम ज़रूर दिल्ली फेयर है, लेकिन इसकी शुरुआत ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में हुई है। 16 से 19 अप्रैल तक इस बार ये फेयर चलेगा। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये फेयर माना जाता है, खासकर देश के उन लोगों के लिए जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कैटेगरी के अपने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ से उनको एक मौका मिलता है कि विदेशों से आए तमाम सारे खरीदार उनके माल को, उनके प्रोडक्ट को देखें, पसंद करें और फिर यहाँ से उनके लिए नए ऑर्डर प्लेस करें। दिल्ली फेयर में इस बार सस्टेनेबिलिटी का बहुत ख्याल रखा गया है, और सस्टेनेबिलिटी मतलब सीधे नेचर से जोड़ना। अब हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, बहुत ही यूनिक स्टॉल है यहाँ पर, और होम डेकोर की बहुत सारी लाइट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के, लेकिन ये डिज़ाइन सीधे नेचर से कनेक्ट होती हैं, और ये जो चीज़ें हैं सीधे नेचर से हमें दिखाई पड़ती। तो क्या वो चीज़ें हैं इनको देखकर आपके डिज़ाइन से इंस्पायर्ड हैं? जी, नेचर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे हम लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं। जैसे ये वाला आप लैम्प देख रहे हैं, ये गूसबेरी से इंस्पायर्ड है। तो हमने गूसबेरी के ऊपर जो टेक्सचर होता है वो
हमारे प्रोडक्ट में लाने का ट्राई किया है, कैसे हम लोग एक प्लेन पेपर को गूसबेरी का पैटर्न दे सकते हैं। तो उसको गूसबेरी को क्रश करके हमने लगाया तो हमको वो पैटर्न मिला। किसी बाजार में आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको वो चीज़ याद रहती है या फिर उसे आप अपने घर ले आते हैं, लेकिन उसे किसने बनाया ये शायद आप कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन इस स्टॉल पर जहां हम खड़े हैं, आप तमाम जो ज्वेलरी देख रहे हैं अलग अलग तरीके की, ये रिसाइकल्ड ज्वेलरी है। ये तो एक बात है। दूसरी यहाँ की खास बात यह है कि जिन लोगों ने इस ज्वेलरी को तैयार किया है, उन महिलाओं ने, उनकी तस्वीर भी इन ज्वेलरीज के साथ आप जगह जगह देखेंगे। ये बहुत ही खास जगह है क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने जड़ से मेहनत की है इस काम को करने में, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। किस जगह पर आप काम कर रही हैं और कितनी महिलाएं अभी आपके साथ में हैं? और ये पहला सवाल है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया कि चलो ठीक है उनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं हम? ये कॉन्सेप्ट पे हम बाद में आएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ दिल से की जाए, दिल से सोची जाए तो वो हो जाती है। ये हमने 23 साल पहले सोचा था, ये आज की बात नहीं है। और एक औरत से शुरू कर आज 700 औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो अर्बन विलेज जो होते हैं शहर के, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये औरतें अपने हस्बैंड्स के साथ, फादर्स के साथ या फैमिली के साथ ट्रैवल करती हैं, पर यहाँ इनको जॉब्स नहीं मिलती। बट इनकम सबको चाहिए घर पे। एक इनकम से वापस गांव में वो पैसा नहीं भेज पाते। दिल्ली गिफ्ट फेयर में आपको नए नए सेक्शंस में नई नई डिज़ाइंस मिल जाएंगी, नए नए स्टाइल्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पुरानी चीज़ों को नए स्टाइल में लेकर आए। रोहित मेरे साथ हैं, जयपुर से आए हैं और इनका ये पूरा लेदर की चीज़ें आप देख रहे हैं, बैग्स हैं, डायरीज़ हैं, लेकिन जो डायरीज़ हैं वो बहुत ही यूनिक आपको दिखाई पड़ेगी। तो रोहित ये कमाल की चीज़ लेकर आए हैं, दिल्ली में, जयपुर से हैं, और इसी का ये बड़ा साइज़ है। इसको भी आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें आप चाहे तो इस तरह से पेपर्स लगवा लें या फिर आप चाहे तो इसमें आप पेपर लगवा लीजिए या फिर इसके अंदर आप कुछ बाइंडिंग करवा के इसको एज अ डेकोरेटिव आर्टिकल भी शो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से करण आए हैं और करण एक ऐसी फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें 80% एम्प्लॉय महिलाएं हैं। ठीक बात है? जी सर, बिल्कुल सही बात है। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हम बनारस बीट्स में बीट्स बनाते हैं जिनको हम मोती कहते हैं, और हमारे द्वारा सारे हाथों से बनाए जाते हैं हमारे कंपनी में, जो कि लेडीज़ के थ्रू बनते हैं। और हमारे कंपनी में जैसा आपने बताया कि 80% सिर्फ लेडीज़ ही हमारे कंपनी में काम करती हैं, 20% जेंट्स हैं। और हम ऐसे महिला सशक्तिकरण भी बढ़ा रहे हैं जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। 16 से 19 अप्रैल तक यहाँ पर ये फेयर चलेगा और ये फेयर ना सिर्फ देश के तमाम उन बिजनेसमैन के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर आकर विदेशी लोगों से मिल सकते हैं, विदेशी बायर्स उनको यहाँ से मिल सकते हैं, बल्कि इन देश के इन तमाम बिजनेसमैन के साथ जो छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके लेबर्स हैं, जो उनके तमाम कारीगर हैं, उनको भी विदेशी पटल तक पहुँचने का एक नया मौका मिलता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा। देखिए, अगर तैयारी पूरी हो तो हादसों से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इससे नुकसान भी बहुत कम होता है। भोपाल में हादसों से निपटने की तैयारी को परखने के लिए एक मेगा मॉक ड्रिल यहां पर की गई और इस मॉक ड्रिल में फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ CISF, NDRF और पुलिस के जवान भी शामिल हुए। कैसे की गई ये मॉक ड्रिल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम एक्शन में आ गई। बिना वक्त गंवाए ये जवान हादसे से निपटने की कोशिशों में जुट गए। भोपाल में ये कोई असल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि हादसों से निपटने का मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल के तहत अमोनिया गैस के रिसाव से निपटने का अभ्यास किया गया। रिसाव की खबर मिलते ही CISF की टीम मौके पर पहुंच गई और गैस लीक को काबू में करने के लिए पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि अमोनिया गैस से भरा हुआ एक टैंकर जो है वो लीक हो गया है और जो लोग घायल हुए उन्हें देखिए इस तरीके से ले जाया जा रहा है
और दूसरी तरफ जो घायल है उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में ये ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो कि घायल हुए हैं और इन्हें जो सुरक्षा कर्मी है वो लेकर के जा रहे हैं सुरक्षित जगह पे। और ये जो पूरा टैंकर है जिससे अमोनिया गैस लीक हो रही है उसे पूरी तरीके से जो अमोनिया गैस जो हवा में ना फैले उसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि पानी की बौछार और केमिकल्स की बौछार जो है वो उन पे की जा रही है। इस मॉक ड्रिल में फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ CISF, NDRF और पुलिस के जवान भी शामिल हुए। गैस रिसाव के असर से बचने के लिए इन जवानों ने मास्क लगा रखे थे। फायर डिपार्टमेंट के जवानों ने कम से कम वक्त में हालात को काबू में करने के अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इन जवानों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनी। एम्बुलेंस को ला करके यहाँ से बाकायदा घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। केमिकल डिजास्टर मॉक ड्रिल जो है ये रिलीफ कैंप उनके लिए बनाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप सामने देख रहे हैं, सामने स्वास्थ्य विभाग के जो आपको डॉक्टर्स और नर्सेस दिख जाएंगी। चारों तरफ अफरा तफरी जब मच जाती है, किसी को सूझ नहीं पड़ता है तो कैसे ये तमाम सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभालते हैं, ये उसकी तस्वीर है जहां पे आप देखिए कैसे ये NDRF की टीम अपने साथ स्ट्रेचर को लेकर के जा रही है। NDRF और SDRF इस पूरी मॉक ड्रिल में शामिल है। अब गैस लीकेज को रोकने के लिए SDRF की जो कर्मी है वो उस टैंकर के ऊपर चढ़ गए हैं और उस वाल्व को बंद करने की कोशिश हो रही है जहां से ये गैस लगातार लीक हो रही है। अगर तैयारियां पूरी हों तो हादसे से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होता और इससे होने वाला नुकसान भी कम होता है। भोपाल में हादसों से निपटने की इसी तैयारी को परखने के लिए ये मेगा मॉक ड्रिल की गई। तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इस मेगा मॉक ड्रिल में जता दिया कि उनकी सुरक्षा तैयारियां हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। रविश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे।